तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम फिर से एक और कंपनी पर एनालिसिस लेकर के आए जिसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। आज हम इस कंपनी को थोड़ा एनालाइज करेंगे कई तरह के पैरामीटर्स के बेसिस पर। हम इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे, रेशियोज, इसका जो कैश फ्लो है, इसके चार्ट्स, हर चीज़ को देखेंगे। ऑप्शंस के अंदर में कैसा काम कर रही है, फ्यूचर्स के अंदर में कैसा काम कर रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आए हैं। तो अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कंपनी का नाम है आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ऑटो सेक्टर की ये बेहतरीन कंपनी है और मुख्य तौर पर पैसेंजर कार्स के अंदर में कंपनी डील करती है। आज इसका भाव है लगभग 12,500 के आसपास। लगभग 5 साल पहले इस कंपनी का भाव जो है 5,000 रुपए से कम हुआ करता था। कंपनी जो है डबल से भी ज्यादा जा चुकी है। पहली बात करते हैं ये कंपनी किस तरीके के जो है कामकाज के अंदर में इन्वॉल्व है। देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मुख्य तौर पर ये कंपनी 3 तरह के वर्टिकल्स पर काम करती है। पहला, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरा, कंपनी खरीद करके कुछ मोटर व्हीकल्स को बेचती है। और तीसरा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर में, स्पेयर पार्ट्स के अंदर में काम करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में कंपनी है। इसके अलावा कई सारी जो परचेज एंड सेल है, यानी कि जो प्री ओन्ड कार्स होती हैं, सेकेंड हैंड कार्स होती है, उनको जो है खरीद करके अच्छे रेट्स पर ये कंपनी बेचने का काम करती है। इसके अलावा सर्विस सेंटर्स पर अपने पार्ट्स और कुछ स्पेयर्स चीजों को जो है बेचने में कंपनी इन्वॉल्व है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो उसके अंदर में मुख्य तौर पर कारें हैं मारुति 800, ऑल्टो, ऑल्टो K10, ए स्टार, स्टीलो, वैगनार, रेड स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर, ओमनी, इको, किजाशी, ग्रैंड विटारा, जिप्सी, अर्टिगा एंड स्टिंगरे। कंपनी इसके अलावा कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसके अंदर में फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और कुछ एसेसरीज, कुछ पार्ट्स और ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स है। आधे से ज्यादा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो करने वाले हैं, वो सभी जानते हैं कि मारुति का बिजनेस मुख्य तौर पर किस चीज के अंदर में है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 4.25 लाख करोड़ का है। तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर में इस कंपनी का नाम आता है। यहां तक कि सभी कंपनीज के अंदर में भी ये कंपनी एक बड़ी मेजर कंपनी है। निफ्टी के अंदर में ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। एनएससी और बीएससी के अंदर में भी कंपनी लिस्टेड है। कंपनी का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 76,000 है। दूसरी कंपनीज के मुकाबले आमतौर पर आपको मारुति के अंदर में जो वॉल्यूम साइज है वो कम नजर आता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इतना बड़ा जो शेयर का भाव है, 13,000 का एक शेयर है, तो कहीं ना कहीं पर ये वॉल्यूम्स को जो है थोड़ा कम कर देता है। हालांकि देखिए, मारुति की एक अच्छी बात है कि ये कभी भी अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं करते, चाहे इनके वॉल्यूम्स चाहे कितने भी जो है डाउन चले जाए। तो यही कारण है कि इनके जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े से कम ही नजर आते हैं हमेशा से। अब इस कंपनी के हम लोग थोड़े से जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर लेते हैं। ये आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखेंगे, यानी कि जो कंपनी की सेल्स है, 2020 से लेकर के 2024 4 साल के अंदर में कंपनी के सेल्स 70,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 1,35,000 करोड़ हो चुकी है। यानी कि जो इसकी सेल्स फिगर है वो डबल हो चुकी है। आप एक चीज को समझिए कि कंपनीज जब स्मॉल कैप के साइज के अंदर होती है या मिड कैप्स के साइज के अंदर में होती है, आमतौर पर कंपनियों के पास काम करने के लिए ज्यादा स्पेस मौजूद होती है। बट जो इतनी बड़ी कंपनीज होती है मारुति जैसी, जो कि इंडिया को इकोनॉमी के लेवल पर इतने बड़े स्तर पर काम कर रही होती है, तो आमतौर पर इन कंपनियों के लिए इतना बड़ा सेल फिगर कि 4 साल के अंदर में डबल हो जाए, आमतौर पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर भी मारुति पिछले 4 सालों के अंदर में इतने बड़े जो है सेल फिगर्स यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर पाई है। तो 70,000 करोड़ से कंपनी का सेल्स बढ़कर के तकरीबन डबल होकर के 1,40,000 करोड़ के करीब करीब आ चुका है। और मुख्य तौर पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में लगभग ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी, लगभग 70% के आसपास सेल जो आती है कंपनी की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग से आती है। और थोड़ी बहुत जो है कंपनी की प्री ओन्ड कार्स को बेचने से, यानी जो सेकेंड हैंड कार्स है उनको बेचने से और स्पेयर पार्ट्स को बेचने से कंपनी रिसीव करती है।
अगर आप यहाँ पर कंपनी के पास में अदर इनकम्स का एक नंबर देखेंगे तो ये नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो रेवेन्यू है वो केवल ऑपरेशन से जनरेट नहीं करती बल्कि कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी क्रिएट करती है। अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 3 साल पहले कंपनी का 1800 करोड़ का अदर इनकम का आंकड़ा था जो कि बढ़कर के 3800 करोड़ का हो गया। हालांकि देखिए इतनी बड़ी कंपनी के लिए 3-4 हजार करोड़ रुपए मायने नहीं रखते, बट फिर भी पॉइंट ये कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में नहीं है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में और नॉन ऑपरेटिंग जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके अंदर में भी है, यानी कि अपने बिजनेस से हट करके कंपनी जहां पर इन्वेस्टमेंट करती है। इसे मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट के थ्रू भी अभी समझाऊंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। कंपनी की लागत के बारे में बात करें तो देखिए आज से कंपनी के 5 साल पहले लागत थी 35,000 करोड़ रुपए। हालांकि देखिए कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और जो इन्वेंट्रीज का चेंज है इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो भी तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का आपकी जो है कॉस्टिंग निकल करके आती है, जबकि अभी की कॉस्टिंग ही आपकी सब मिलाकर के तकरीबन 1 लाख करोड़ की आती है। और वो बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि देखिए 5 साल पहले कंपनी की जो सेल्स थी 70,000 करोड़ थी, वो बढ़कर के अगर डबल हुई है तो कहीं ना कहीं पर कंपनी की जो लागत है वो भी तो 50,000 करोड़ से लगभग 1 लाख करोड़ की होगी। तो जो कंपनी की लागत है वो ऑब्वियस है, यहां पर ये चीज क्लियरली नजर आती है। अगर हम थोड़ा सा नीचे बढ़े तो यहां पर कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट नजर आ रही है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कंपनीज जब लोन्स उठाती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो कंपनी को ब्याज पे करना पड़ता है। उस ब्याज को यहां पर हम लोग यूज करते हैं। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि 132 करोड़ से 5 साल के अंदर में कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़कर के 200 करोड़ हुआ जरूर है, पर पॉइंट ये है कि डेट इक्विटी रेशो के बेसिस पर कंपनी ने अभी भी कर्जा कुछ नहीं ले रखा। ये मैं आपको बैलेंस शीट के थ्रू भी दिखा दूंगा, तो आप इस चीज के अंदर में बिल्कुल भी मत घबराइए कि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है, कंपनी जो ब्याज पे कर रही है वो बहुत ज्यादा पे कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को हम अभी थोड़ा सा बैलेंस शीट के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो कंपनी के प्रॉफिट्स आप एक चीज समझ लीजिए कि आज से लगभग 3 साल पहले कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो पूरे तकरीबन 4,000 करोड़ भी नहीं थे, जो कि बढ़कर के इन 2 सालों के अंदर में, 3 सालों के अंदर में 13,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। ये 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट है, वो भी इतने बड़े साइज कंपनी के लिए। एक चीज समझ लीजिए, आपको आईटीसी भी मुनाफा देगा, आपको इन्फोसिस भी मुनाफा देगा, आपको दूसरी कंपनी, आपको रिलायंस भी मुनाफा देगी, पर 2 साल के अंदर में कंपनी का फिगर 3 गुना हो जाए या कंपनी के जो प्रॉफिट से 3 गुना हो जाए, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के, आमतौर पर मुश्किल ऐसा देखने को मिलता है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो बहुत ज्यादा बढ़ करके हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा था कि कंपनी की बैलेंस शीट में हम लोग चीजों को देखेंगे, तो चलिए हम अब कंपनी की बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। यह हमारी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछले 5 सालों के अंदर में कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल लगभग 150 करोड़ के आसपास ही मेंटेन्ड है। इसी के अंदर में कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डिंग भी है, इसी के अंदर में कंपनी की प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग भी है। तो एक चीज समझिए कि कंपनी का 150 करोड़ का इक्विटी साइज था, जो कि अभी भी लगभग 150 करोड़ रुपए पर ही मेंटेन्ड है। तो एक बात तो क्लियर है कि कंपनी को बहुत ज्यादा डिविडेंड नए शेयर होल्डर्स को देने का तो रिस्क नहीं है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, बट कम से कम इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको तो एटलीस्ट डरने की जरूरत नहीं है कि उनका डिविडेंड ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में बटेगा। कंपनी का जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 48,000 करोड़ का जो है रिजर्व था आपका आज से 5 साल पहले, जो कि बढ़कर के पूरा डबल हो गया है 80,000 करोड़। मैंने आपको चीज बताई थी कि कंपनी का सेल फिगर भी बढ़ा है, कंपनी के मुनाफे 3 साल के अंदर में 3 गुना हो चुके हैं, और कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस 5 साल के अंदर में 40,000 करोड़ से बढ़कर के 80,000 करोड़ हो चुके हैं। एक चीज समझ लीजिए कि रिजर्व्स और सरप्लस के अंदर में कंपनी के जो ईयरली बेसिस पर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे इंक्लूड करे जाते हैं। ऐसे में इस 83,000 करोड़ के अंदर में कंपनी का 2023 का प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो कंपनी के जो रिजर्व्स और सरप्लस है ये बहुत ज्यादा साइज के होते हुए हमें नजर आए हैं। अब जो मैं आपको चीज एक बार बोल रहा था कि जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है ये आपको यहाँ पर कम, आपको यहाँ पर क्लियरली आपको बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी के अंदर में फाइनेंस कॉस्ट तो लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी के जो लॉन्ग टर्म जो डेट है
या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, वो तो लगातार बढ़ रही है। जो कंपनी कर्जा ले रही है उसके ऊपर कंपनी का जो ब्याज है वो हर साल बढ़ रहा है। पर आप इस चीज को समझिए, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, यानी ऐसी बोरोइंग्स या ऐसे कंपनी के द्वारा उठाए गए लोन्स जिनको कंपनी साल भर के बाद पे करेगी। वो आप देख लीजिए, 5 सालों के अंदर में कंपनी ने 1 रुपए का भी कर्जा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में नहीं उठाया है। और आप इस चीज को छोड़ दीजिए, आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर में देखिए, कंपनी के पास में पिछले साल तक 1200 करोड़ के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थे, जो कि घट करके 33 करोड़ रुपए, यानी कि कंपनी पर लंबी अवधि के जो कर्जे थे वो तो हमेशा से ही नहीं थे, बट जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थे वो 4 साल तक थे, बट इस साल उसे भी पे कर दिया गया है। तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो पूरी एक तरीके से नेग्लिजिबल है, आप जीरो मान सकते हैं। तो यही कारण है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है आपकी ये बहुत कम है। और अगर आप इसको इंक्लूड कर भी लेते हैं तो कंपनी का 17,000 करोड़ के प्रॉफिट में 200 करोड़ रुपए की लागत के जो कर्जे हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर कंपनी के ऊपर में कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज समझिए कि इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बिना कर्जे के चल रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी। और कारण क्या है, कारण हम लोग आपको इसको थोड़ा सा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में समझाएंगे। कंपनी के ऊपर में अदर लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज है, मुख्य तौर पर ये आपकी वर्किंग कैपिटल और के दौरान के अंदर में हुए कर्जे होते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे जो कंपनी सामान खरीदती है जो अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, तो ये वो कर्जा होती है। और कंपनियों के लिए रूल्स होता है आमतौर पर कि कंपनियां 1 साल या 1 साल से कुछ ज्यादा समय तक इस छोटे मोटे कर्जे को चुका सकती है। तो 3,000 करोड़ का अगर आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नजर भी आ रही है तो भी बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा है नहीं। इसके अलावा कंपनी की बात करें हम लोग ट्रेड पेबल्स, जो कंपनी को भी पे करने 15,000 करोड़ के आसपास इस साल हम लोगों को जो ट्रेड पेबल्स नजर आ रहे हैं ये थोड़े से ज्यादा हैं, बट एटलीस्ट अच्छी बात ये कि ट्रेड पेबल्स कंपनी साल भर के अंदर अंदर में इनको चुका देती है। और मारुति जैसी कंपनी जो साल के 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा क्रिएट करती है, उसके लिए 14,000 करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं, इसको भी हम लोग जो है इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी के टेंजिबल असेट्स 18,000 करोड़ के हैं, अदर असेट्स के अंदर में कंपनी के पास कुछ नहीं है। अब यहां पर एक चीज समझिए आप, कंपनी के पास में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 64,000 करोड़ के हैं। अब ये क्या चीज है, एक चीज समझ लीजिए कि हमारे कंपनीज के पास में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। करेंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि कंपनी ऐसी जगह पर पैसा निवेश करती है, जैसे कंपनी शेयर बाजार में शेयर्स खरीद लेती है, बॉन्ड्स खरीद लेती है। तो इस तरीके की कंपनी जब निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, अगर साल भर के अंदर में काटने के लिए करती है, साल भर में स्क्वायर ऑफ कर लेती है, तो उसे हम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जबकि ऐसे इन्वेस्टमेंट यानी कंपनी के द्वारा किए गए शेयर बाजार या कहीं पर भी ऐसे निवेश जिनको कंपनी साल भर के बाद काटेगी, वो निवेश कंपनी के 35,000 करोड़ से बढ़कर के 65,000 करोड़ रुपए होते नजर आए। यानी कि कंपनी के जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन दुगुने होते नजर आए। कंपनी का इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज अच्छी है या फिर बुरी है, बट एक चीज अच्छी होती है कि कंपनी जब इतने बड़े साइज की हो जाती है तो कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा कंपनी नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट करती है। मैं आपको ये जो बता रहा था ना, यहाँ पर ये जो कंपनी के अदर ऑपरेटिंग या अदर रेवेन्यूज आ रहे हैं, ये रेवेन्यूज एक्चुअल के अंदर में आपके इसी तरीके की जो करेंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स से ही आते हुए नजर आ रहे हैं। तो तकरीबन दोनों मिलाकर के अगर मैं काउंट करूं तो तकरीबन 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा हैं। ये कंपनी के लिए जो है बहुत अच्छी बात है। कंपनी की इन्वेंट्रीज है नॉर्मली 4,000 करोड़ की, कंपनी के पास में कैश है 450 करोड़ का। अब एक चीज समझिए कि पिछले साल कंपनी के पास में सिर्फ 38 करोड़ का कैश था, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद जो कैश बचता है वो ये कैश कहलाता है 450 करोड़ रुपए, जिसे कंपनी डिविडेंड में यूज करती है या फिर दूसरे अपने वर्किंग कैपिटल में यूज करती है। तो इस साल कंपनी के पास में 450 करोड़ रुपए का जो है कैश बच करके आया है। बाकी चीजें कंपनी के अंदर में नॉर्मल है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर हमारे कंपनीज के रेशियोज के बारे में। कंपनी का जो ईपीएस है वो इस साल तकरीबन 431 रुपए का है, जो कि 5 साल पहले तकरीबन 187 रुपए के आसपास था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर के आपको यहां पर नजर आ रहा है। डाइल्यूटेड ईपीएस भी सेम ही आपके बेसिक ईपीएस के बराबर है। कैश के अंदर में थोड़ी बढ़ोतरी है, तकरीबन 517 रुपए,
आपकी जो है यहाँ पर कैश पर ईपीएस निकल करके आएगी। बुक वैल्यू जो है हमारे शेयर की वो है 2671 रुपए। शेयर कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, शेयर मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर तकरीबन आपके जो है 12,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे तकरीबन 6 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी अभी भी जो है ओवर वैल्यूड भी यहाँ पर नजर आ रही है। हर एक शेयर पर कंपनी तकरीबन 125 रुपए का डिविडेंड दे रही है, यानी कि 12,000 रुपए पर 125 रुपए का तकरीबन 1% के आसपास का डिविडेंड आपको मिल रहा है। हर एक शेयर पर 125 रुपए का डिविडेंड आपको मिल जाता है। कंपनी का जो मार्जिन है वो पिछले साल जो आपका 9% था उससे भी पिछले साल आपके 5.5% का मार्जिन था, जो बढ़कर के 12.5% के आसपास आपको जो है निकल करके आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप आज से 2 साल पहले इस कंपनी के अंदर में बात करते इन्वेस्टमेंट की, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने ज्यादा इंप्रूव होकर के आ सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन पूरे 2 साल के अंदर में डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। मारुति सुजुकी ने जो इन 2-3 सालों के अंदर में जो ग्रोथ करी है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हमें यहां पर नजर आ रही है। कंपनी का साइज तकरीबन 4 लाख करोड़ का है और इसके अलावा अर्निंग्स यील्ड कंपनी की 0.03 के आसपास आपको नजर आ रही है। अब हम कंपनी के एक बार चार्ट्स को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी फंडामेंटल बेसिस पर हम लोगों को जो है बहुत अच्छी नजर आ रही है। अगर हम इसको चार्ट्स के बेसिस पर देखें तो देखिए अभी कंपनी जो है यहाँ पर 12,000 के आसपास ये ओपन हुई है। और अगर मैं इसके यहाँ पर आपको 2 घंटे के चार्ट्स दिखाऊं तो 2 घंटे के चार्ट्स पर आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है 12,000 से लेकर के 13,000 के लेवल्स के बीच में। और ये जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन आपको बहुत समय से नजर आ रहा है, तकरीबन आपकी यहाँ पर मार्च की शुरुआत से लेकर के अभी सितंबर तक, इन 5-6-7 महीनों के अंदर में कंपनी 12,000 से लेकर के 13,000 के बीच में आपको नजर आ रही है ट्रेड करती हुई। ना तो मारुति का शेयर 12,000 के नीचे उतर रहा है और ना ही जो है 13,000 के ऊपर जा रहा है। अब ये कंसोलिडेशन क्यों आ रहा है, मैं आपको इस चीज को क्लियरली बता देता हूं। अगर आप चार्ट्स के अंदर में यहां पर देखेंगे, मैं आपको 1 वीक के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। अगर आप गौर करेंगे तो 2021 से, यानी कि आज से 2-3 साल पहले से इस कंपनी ने क्या जो है फंडामेंटल ग्रोथ दिखाई थी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी के प्रॉफिट जो है 3 गुना हो चुके, कंपनी की नेटवर्थ 5 गुना हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पर 2021 की शुरुआत से ये शेयर जो 5,700 का शेयर था वो तकरीबन 14-15 हजार रुपए, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पर हो चुका है। पिछले 3 साल से इस कंपनी के अंदर में बहुत एग्रेसिवली तेजी आपको नजर आ रही है। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर में जा चुकी है। तकरीबन ये भी 2024 की शुरुआत से, यानी कि 5-6 महीनों से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। अभी इसका जो कंसोलिडेशन है वो 12,000 से लेकर के 13,000 की रेंज में, यानी कि जो है 1000 पॉइंट की रेंज के 1000 रुपए के अंदर अंदर में कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 3 साल से एक हायर टॉप और हायर बॉटम का फेज यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है आप देख चुके हैं। तो इस कंपनी को आप जितने लोस पर खरीदेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अगर इस कंपनी को आप 12,000 के नीचे आता देखें तो 11,500 के करीब भी आप इसके अंदर में एंटर कर सकते हैं, और चाहे तो इसके अंदर में आप अभी भी एंटर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। अगर आप सपोज कर लीजिए आप 1 लाख रुपए अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसको 3 हिस्सों के अंदर में तोड़िए। मान के चल लेते हैं हम 30,000 के आसपास आपको पैसा लगाना है, तो 12,000 के करीब आप 30,000 रुपए लगाइए। जब ये शेयर 11,500 के करीब आए तो बाकी के 30,000 लगाइए और 11,000 तक आप 100% इसके अंदर में इन्वेस्टेड होने चाहिए। ये हम लोगों ने आपको चार्ट्स के बेसिस पर समझाया। अब जरा सा आप अगर ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म अगर बेसिस पर आप खरीद रहे हैं मारुति को, तो उनके लिए भी मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए 12,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको यहां पर तकरीबन 4,500 टोटल राइटर्स आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए आज 18 तारीख है और अगले महीने जो है अगले इस पूरे मंथ की जो सीरीज है वो 26 तारीख को खत्म होगी, यानी कि अगला जो हफ्ता है वो आखिरी इस पूरे महीने के अंदर में जो है आखिरी हफ्ता है। तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो एक्सपायरी है वो सितंबर सीरीज की आने वाली है। तो 12,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको जो है यहाँ पर 4,500 टोटल पुट राइटर आपको नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर 12,000 का लेवल आपके लिए चार्ट्स पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लियरली बन करके आ रहा है। आप ये मान करके मत चलिए कि इस महीने के अंदर में आप 12,000 के नीचे आप जाने वाले हैं। 12,000 को आप बिल्कुल भी यहाँ पर तोड़ने वाले नहीं हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी जगह पर ये कॉल राइटर्स के अंदर में कवरिंग आ रही है। ये इसलिए कवरिंग आ रही है क्योंकि अब एक्सपायरी आपकी अगले हफ्ते की जो है सीरीज के अंदर में है, तो कहीं ना कहीं पर हमें जो है यहाँ पर थोड़े से कॉल राइटर्स के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। हालांकि 12,500 पर भी तकरीबन 14,000 टोटल कॉल राइटर आपको नजर आएंगे। ये भी भारी भरकम कॉल राइटर, 12,500 भी एक रेजिस्टेंस है, बट इन्वेस्टर्स के लिए जो है 12,000 के लेवल्स बेस्ट है। मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं। 12,000 पर आपको 30,000 लगाने हैं, 11,500 पर आपको 30,000 लगाने हैं, और 11,000 पर आपको 100% इन्वेस्टेड होना है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस यहां पर हर हालत के अंदर में आपको 12,000 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको कई सारी चीजें आपको यहां पर बता चुका हूं। ये कंपनी फंडामेंटली आपको बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। कंपनी का सेल फिगर हर 5 साल के अंदर में आपका जो है डबल होता हुआ नजर आता है। कंपनी का सेल फिगर बहुत शानदार है। कंपनी सिर्फ ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट से नहीं, कंपनी नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी एक्टिविटीज से भी जो है अर्निंग्स क्रिएट करती है। कंपनी की जो रॉ मटेरियल की लागत है वो हर साल आपको यहाँ पर कम होती नजर आ रही है। कंपनी के ऊपर में कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, तो कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो लगातार कम होती नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनी जो है आपकी बेहतरीन काम कर रही है यहाँ पर आपके रेशियोज के अंदर में। कंपनी का करंट रेशियो 1 से नीचे है, क्विक रेशियो जो है आपका 1 से नीचे है। इसके अलावा कंपनी जो है आपके चार्ट्स पर 12,000 से 13,000 के बीच में कंसोलिडेट कर रही है, और लॉन्ग रन के अंदर में कंपनी बेहतरीन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 12,000 पर आप 30% आप इन्वेस्ट कीजिए, 11,500 पर आप 30% इन्वेस्ट कीजिए, और 11,000 के करीब आप 100% इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो 12,000 के करीब आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना पड़ेगा, और इसके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। तो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बेहतरीन कंपनी है। निफ्टी की हैवी साइज कंपनी है। इसके अंदर में 100% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसके अंदर में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको बनानी चाहिए। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारा डिटेल्ड वीडियो जो हम लोगों ने इस कंपनी पर किया है अगर पसंद आता है तो फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।